हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन या फिर हम हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इस सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस के इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ऑल उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे और साथ ही साथ में हम उन सभी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के आंसर्स का भी वर्णन करेंगे आप सभी के सामने। हमने अलग अलग पीडीएफ्स आप सभी के लिए बना रखी है ताकि आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनली पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है, आती भी है कि सर हम पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चंस का ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हर बार की तरह 30 मिनट आप सभी के लिए जो है ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, उसके बाद आप ये ऐड हो जाता है। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे लिए तो कोई क्वेश्चन बताते नहीं इंग्लिश में, सब हिंदी हिंदी में बताते हैं। तो आपकी ऑन डिमांड पर सारे क्वेश्चंस जो है हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों बाईलैंग्वेज भाषा में रखेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें ताकि उनका एग्जाम भी अच्छा जा सकता है। चलिए, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये पहले यूनिट के अंतर्गत ही है। आप सभी के पेपर में ओनली 3 यूनिट है जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हमने 20 लगभग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताए हैं और आप ये क्वेश्चन करके जाएं। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई सिंगल अदर वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो, आपका पेपर में जितना भी मार्क्स आना था वो पक्का इंक्रीज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है आदर्शवाद और यथार्थवाद की जो विचारधारा है इसके मध्य आपको अंतर स्पष्ट करना है। आदर्शवाद जिसे इंग्लिश में हम आइडियलिज्म कहते हैं और जो यथार्थवाद है इसे इंग्लिश में हम रियलिज्म कहते हैं। इनके बीच में डिफ्रेंशिएट आपको करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में अंतर की, तो पहले हम एक के बारे में डिफाइन करेंगे, फिर आपके सामने सेकंड के बारे में डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आएगा आपने देख लिया, इसके अलावा आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, जिसमें सिंपल फॉर्म में आपसे बोला जाएगा कि आदर्शवाद क्या है, या सिंपल फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा यथार्थवाद क्या है। तो आदर्शवाद में आपको ध्यान रखना है आदर्शवादी विचारधारा कब पॉपुलर हुई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। हमने पॉइंट वाइज इसको बताया है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में अपना 14 सूत्र जो थे उसको रखे थे और ये एक रंगमंच की स्थापना की थी। इसके लिए रंगमंच की स्थापना का मतलब सिंपल सा ये है, क्योंकि इस मंच के थ्रू आप सभी को पता है 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव उभरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो पूरी खराब हो गई, उस सभी को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया था, 14 सूत्र रखे थे। और आप सभी को ध्यान रखना है कि ये आदर्शवादी जो विचारधारा है इसके जनक के रूप में अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वुड्रो विल्सन, इन्हीं को ही जाना जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है आदर्शवादी विचारधारा का जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो इमर्ज हुआ, आखिरकार ये इसमें बेसिकली जो आदर्शवादी विचारधारा थी वो इस बात की खोज में लगी थी बेसिकली कि युद्ध क्यों होते हैं, क्या कारण है युद्ध होने का। इसके अलावा युद्ध से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, स्थायी रूप से हम युद्ध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, युद्ध क्यों होते हैं और युद्ध होने की ऐसी क्या क्या परिस्थितियां जिम्मेदार है। अगर हम ऐसी परिस्थितियों को खोज लें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, स्थायी रूप से शांति स्थापित कर सकते हैं। ये सेकंड विचारधारा की मतलब आदर्शवादी विचारधारा की दूसरी सोच थी। ये बेसिकली ये चाहते थे कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो सहयोगपूर्ण है। कैसा है? सहयोगपूर्ण। आप सभी को याद रखना है कि
कि मनुष्य जो है आपस में सहयोग करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला जो युद्ध है उससे हमें शांति मिल जाए। और ये बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इसी थ्योरी पे काम कर रहे थे कि युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध से किस प्रकार से स्थायी रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरी बात करते हैं आदर्शवादी। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये माना जाता है कि राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। आदर्शवाद में क्या किया जाता है, राज्य को नैतिक संस्था माना जाता है तथा राज्य जो है वो सभी नैतिक नियमों को मानते हैं, जिसके कारण राज्यों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो जो भी किसी भी राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में सरकार होता है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में, तो आपस में सहयोग कब बनता है, जब हम देखते हैं कि हमारी सरकारें कानून व्यवस्था का पालन करती है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करती है। तो ऐसे समय में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग होता है और साथ ही साथ में सभी जो भेदभाव है उसको समाप्त करके एक दूसरे की सहयोग की भी बात करते हैं। तो आदर्शवादी विचारधारा के अंदर राज्य को सहयोगात्मक दिखाया गया है। वहीं हम जब हम यथार्थवाद की बात करेंगे तो उसमें राज्य जो है उसको ही दोषपूर्ण माना है, राज्य है जो उसको मानव के स्वभाव को भी दोषपूर्ण माना है उसके अंदर। अगली बात है इसके अंदर आदर्शवादी विचारधारा ये भी मानती है कि कानून के जरिए युद्धों को रोका जा सकता है और जो है अच्छे संबंध स्थापित करके हम युद्धों को क्या कर सकते हैं, टाल भी सकते हैं। ये किसका मानना है, ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई आदर्शवादी विचारधारा का ये भी मानना है कि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आपस में जो सहयोग है हमारा, इस आपस के सहयोग को वापस हमें बढ़ाना होगा और साथ ही साथ में ऐसी आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे अगर किसी देश को फॉर एग्जाम्पल परस्पर युद्ध प्राचीन काल में क्यों होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में या पहले के टाइम पे युद्ध क्यों होते थे, जैसे एक देश ए है ये ताकतवर है और एक बी देश है कमजोर है। आप समझना ये क्या है, कमजोर है, ये कमजोर है और ये कैसा है, ताकतवर है, ताकतवर। अब बिल्कुल प्यार से मेरी बात समझेंगे कि ताकतवर देश की जब अर्थव्यवस्था डाउनफॉल होती है ना, तो ये क्या करते हैं, ये कमजोर देशों पर आक्रमण करते हैं। इन देशों के जो भी लूटपाट, जो भी सामान मिल जाए उसे लूटपाट के द्वारा अपने देश में ले आते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, बूस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आदर्शवादी जो विचारधारा है उसका मानना है कि अगर हम ऐसी आर्थिक संस्थाओं का निर्माण कर देंगे, जैसे आज के समय में WB है, आज के समय में IMF है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था नीचे डाउनफॉल जा रही है तो वो किसी ताकतवर देश किसी पे आक्रमण नहीं करेगा या कमजोर देश आक्रमण नहीं करेगा, वो WB से डायरेक्टली लोन लेगा और डायरेक्टली क्या करेगा, अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा या जो भी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर सकता है करेगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठेगी और बाद में ये पैसा को वापस कर देगा। तो एक आदर्शवादी विचारधारा ये कहती है कि अगर हम आर्थिक व्यवस्था जो है विश्व की वो अगर सही बनी रहे तो राज्य जो है वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने आत्मनिर्णय लेने में भी उन सभी की भूमिका बढ़ेगी। एक बात आपको ये याद रखना है। इसके बाद में आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख विचारकों में एक तो विचारकों के नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें वुड्रो विल्सन, आपका बटन फील्ड है ना, बर्नार्ड रसल, ये युद्ध को अहिंसा के जरिए रोकने की बात करते हैं। यानी कहते हैं कि हम संस्थाओं को भी बना दे तो भी युद्ध को शायद रोका जा सकता है। और यही रीज़न है, आपने देखा था कि 1919 का जब ये पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो 1919 के इस पेरिस शांति सम्मेलन के ठीक बाद में हम देखते हैं आगे चल के क्या होता है, पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में जो है UN लीग ऑफ नेशन जिसे हम राष्ट्र संघ बोलते हैं उसकी भी स्थापना की गई थी। इसके बाद में आदर्शवादी विचारधारा का ये भी मानना है कि जिन देशों के साझे हित होते हैं वो हमेशा मिलजुल के रहते हैं और आपस में कभी भी वो युद्ध नहीं करते। आप सभी को ध्यान रखना है, जिन देशों के साझे हित होते हैं वो आपस में कभी युद्ध नहीं करते, वो हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। ये आदर्शवादी विचारधारा का भी मानना था। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के ताकतवर देश जो है एक दूसरे का सम्मान करते हैं तथा एक दूसरे पे हमला नहीं करते। ये दो जो थ्योरीज हैंगी लास्ट की, ये दो थ्योरी ही इसके आगे जो है आलोचना का आधार बनती है और यथार्थवाद सबसे पहले इसी को पलटती है। आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, आदर्शवाद पॉपुलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ
अब हम यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो यथार्थवाद कब पॉपुलर होगा आपको ये पता चल जाएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनने वाला है, या तो शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन में। यथार्थवाद तो पक्का आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध ने किस प्रकार से हमने देखा कि भाई इस विचारधारा को धराशायी कर दिया। क्यों? क्योंकि जो है ताकतवर देश आपस में लड़ गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो क्या कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़ गए। तो ताकतवर देश जो है वो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, और साथ ही साथ में जिनके साझे हित होते हैं, यानी एक जैसे हित होते हैं, कई बार वो भी अपनी देश की अर्थव्यवस्थाओं को केवल समझने के लिए या अपनी अपनी देश की अर्थव्यवस्थाओं को केवल बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता। अब आती है यथार्थवादी विचारधारा के बारे में। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यथार्थवाद क्या है कि यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इस बात पर देखने को जोर देती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, देखो इंग्लिश में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर समझिए। इसे हम इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वास्तविकता। वास्तविकता यानी रियलिटी पे ये बोलते हैं कि जो रियलिटी है इसके ऊपर आप रियल चीजें जो हैं इसके ऊपर आप जोर दो। तो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर को इस प्रकार से देखो जैसा वो असल में है, जैसा वो रियलिटी में है, ये रियलिज्म कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अगर सहयोगात्मक है तो वो सहयोगात्मक होगा, अगर आपस में लोग लड़ने वाले होंगे तो लड़ने वाले होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उस प्रकार देखने की बात करते हैं जैसा कि वो असल में है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, यथार्थवादी सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका मानना है कि युद्ध होना स्वाभाविक है। किसका मानना है? युद्ध होना स्वाभाविक है। और वहीं आदर्शवादी सिद्धांत जो था वो किस ओर पे जा रहा था? ये युद्ध को रोकने की बात कर रहा था और कहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनुष्य चाहे तो युद्ध नहीं होंगे। परंतु यथार्थवादी इससे अपोजिट है। आप पहला पॉइंट ही आप यहाँ पर देख चुके हो। यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि भैया युद्ध होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। मानव का जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है यही कैसा है, यही दोषपूर्ण है। इन्होंने बताया कि जो मेन कारण है ना ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर हमेशा चाहता है कि वो किसी दूसरों पे शासन करे। भाई महिलाओं में भी ये गुण होता है कि वो ऐसा देखें कि मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। पुरुषों को लगता है कि मेरी बॉडी, मेरा मस्कुलर या मेरे पास इतना पैसा हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर बन जाऊँ, सबसे ज़्यादा जो ऐश मौज है सबसे ज़्यादा मेरे पास ही हो। तो मनुष्य का स्वभाव ही क्या है? दोषपूर्ण है। और इसकी वजह से हमारे अंदर एक जलन की भावना पैदा होती है एक दूसरे को देखकर, और ये दोषपूर्ण व्यवहार ही आगे चल के हमारे बीच में लड़ाई झगड़े और युद्धों का कारण बनती है। आगे बात करते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत में बेसिकली जो स्टेट है उसको मेन एक्टर माना गया है, राज्य को मुख्य अभिकर्ता माना गया है। लेकिन एमएनसी की बढ़ती भूमिका के कारण आज जो है यथार्थवादी की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि हमेशा यथार्थवादी सिद्धांत बोलते हैं राज्य यानी जो सरकार है वो सबसे ताकतवर होती है। सरकार जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही होता है। सरकार अगर ऐसा नहीं चाहती कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा कानून है बाहरी कंपनी आए तो वो बिल्कुल नहीं होगा। सरकार जैसा चाहेगी बिल्कुल देश वैसे ही चलेगा। परंतु आज के ज़माने में जब एमएनसी आ रही है या आलोचना वाले पॉइंट में, तो जो सरकार की जो भूमिका है वो कमज़ोर हो रही है। वैश्वीकरण के कारण राज्य का दायरा कमज़ोर हो रहा है। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। वैश्वीकरण के कारण आज सरकार जो है केवल कानून संविधान इन सब पे उलझ के रह गई है। जैसे फॉर एग्जांपल विदेशी कंपनी आ रही है हमारे यहाँ पर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, लेकिन वो लोगों को उतनी ही सैलरी देती है जितना उसको मन करता है। अगर सरकार उस पर प्रेशर बनाती है पर इतनी सैलरी नहीं, इतनी सैलरी दोगे तो वो जॉब पे से निकाल देती है या फिर आपके देश से कंपनी छोड़कर चली जाती है। बहुत सारे राज्य के दायरा, पहले सुरक्षा की व्यवस्था राज्य करता था, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं जो आप लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, सुरक्षा की व्यवस्था यानी सिक्योरिटी वगैरह के लिए, सफाई वगैरह के लिए। आज देखो प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि वो सफाई के लिए भी करती है। पहले सबका सारा काम ही है संचार के लिए। अब पहले आज से 7-4 साल पहले आप किसी को न्यूज़ के लिए हम पे यूट्यूब पे या फिर और एग्जांपल कहूँ तो व्हाट्सएप वगैरह पे सबको खबर मिल जाती है। लेकिन आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि हमें बिना कुछ ज़्यादा प्रयत्न करे हमें क्या मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी। पहले लोग बाग केवल रेडियो टेलीविजन इस पे ही निर्भर होते थे, लेकिन आज के ज़माने में जो है ये बढ़ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए, यथार्थवादी सिद्धांत जो है वो राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति पर जोर देता है। कहता है हर एक देश को अपनी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ानी चाहिए। एक देश जितना ताकतवर होगा, मार्गेंताउ यथार्थवादी सिद्धांत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनका मानना है कि एक देश के लिए अपनी जो पावर है उसको ज़रूर बढ़ाना चाहिए। आप अपने देश की पावर को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आपका देश सुरक्षित रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी देश जो है वो सुरक्षित रहेगा। ध्यान रखना है कि मार्गेंताउ ने राजनीतिक सिद्धांत के लिए बताया है कि भाई संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है और
इन्होंने बताया कि संघर्ष व्यक्ति के लिए इसलिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि कई बार उसको अपने अस्तित्व की भी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है। आसान शब्दों में मैं आपको कहूँ कि एक व्यक्ति वो करता है जो उसका मस्तिष्क चाहता है, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया मनुष्य का स्वभाव कैसा है, दोषपूर्ण है। वह हमेशा ही चाहता है कि पूरी दुनिया में सब पर वो क्या कर सके, अपना कंट्रोल कर सके। इसीलिए ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति वही करना चाहता है और अन्य व्यक्ति से भी वो अपने हिसाब से ही कार्य करवाना चाहता है। तो इसको इंग्लिश में इन्होंने कहा है मैन कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शंस ऑफ द अदर मैन, यानी सभी लोगों के कामों को वो कंट्रोल करना चाहता है। राष्ट्रीय हित के बारे में इन्होंने बताया कि कोई भी सरकार किसी भी ऐसे देश से जो है संबंध नहीं बनाती है जिससे उसका हित ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि हमारे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है तो हम चाइना पर अपने सिक्योरिटी की चीज़ों के लिए साइबर अटैक्स हो सकते हैं, तो उनसे हम साइबर रिलेशन, या जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका का जीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं, हम चाइना का भी कर सकते हैं, बट चाइना का हम क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि हमें डर है कल को वो हमारी सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय हित से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति बनाता है। अगर कई बारी किसी देश की विदेश नीति गलत बन जाती है तो उस देश का अंत होना या फिर उस देश के लिए बहुत नुकसान होना नॉर्मल सी बात है। ऐसे बहुत सारे नेता कई बारी अपनी खुद की सोच को ही देश की राष्ट्रीय नीति बना लेते हैं और वो देश के कई मामलों के अंदर उनके जो पॉलिसी है वो अपनी सोच के हिसाब से बनाते हैं और उसके बाद में जो है उस देश का नाश हो जाता है। जैसे नेपोलियन ने, फ्रांस का जो नेपोलियन था, उसने क्या किया था, रूस के साथ युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में आपने देखा था उसको पराजय मिली क्योंकि नेपोलियन था, ये युद्ध में हारता नहीं, लेकिन इसने अपनी सोच को ही क्या कर दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से हावी करवा दिया और इस वजह से इसको हार मिली। हिटलर जो था सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आपने देखा काफ़ी तेजी से उभर रहा था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर पूरा खत्म हो गया, उसकी व्यवस्था खत्म हो गई। और राष्ट्र की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट पर कंसर्न बनता है इनके हिसाब से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, आदर्शवाद और इसके बीच में क्या संबंध है, क्या विवाद है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे देखो पेपर में, एक तो पहला टाइप आपसे पूछने का तरीका ये है, दूसरा टाइप आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आदर्शवाद तथा यथार्थवाद के संबंध में क्या वाद विवाद है, आपको डिस्क्राइब करना है, इसमें क्या डिबेट्स है, रियलिज्म और किसके बिटवीन में आपको बताना है, रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आपका नव यथार्थवाद। ये मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं क्योंकि कई वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। देखो आइडियलिज्म शॉर्ट नोट पे आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। नव यथार्थवाद आप पढ़ोगे, मैंने आपके लिए अपलोड कर रखा है। बाकी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक आध दिन में आप लोगों के लिए और फिर से प्रोवाइड करवा दूँ, बाकी मैंने अपलोड कर रखा है। शास्त्रीय यथार्थवाद या फिर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, ये जो शास्त्रीय यथार्थवाद है ये मार्गन थाओ के विचार का ही है ना, मार्गन ताओ के विचार का ही है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आपको डिफाइन करना है कि यथार्थवादी या क्लासिकल रियलिज्म क्या है, या हंस जे मार्गन ताओ के विचार आपसे पूछ ले तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। तो राजनीतिक यथार्थवाद भी पूछा जा सकता है जिसे पॉलिटिकल रियलिज्म कहते हैं, या क्लासिकल परंपरागत यथार्थवाद भी आपके आ सकता है, या तो परंपरागत लिखा आएगा या क्लासिकल लिखा आएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। तो यथार्थवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में एक महत्वपूर्ण उपागम माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प भी करता है। और ये क्या है कि ये उपागम एक हमें बताता है, देखो जैसे कि मैंने भी बताया था कि जो रियलिज्म है बेसिकली ये क्या कहता है कि जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसको उसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए। अंग्रेजी में इसको हम रियलिज्म कहते हैं और इसका अर्थ होता है वास्तविकता, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो थ्यूसिडाइडस एक विद्वान थे, ध्यान रखना है, इन्होंने 431 ईसा पूर्व में पेलोपोनेशिया इस वॉर के अंदर राजनीतिक यथार्थवाद का सबसे पहले जिक्र किया था। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को लिखना है ये क्वेश्चन पक्का। दूसरे नंबर पे हमें आ जाते हैं, चीन के एक विद्वान थे जिनका नाम था सुनजी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर, यानी हिंदी में कहें युद्ध की कला। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक के अंदर इन्होंने राजनीतिक यथार्थवाद का वर्णन किया है। इसके बाद में भारत के भी चाणक्य थे जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र, ये वही चाणक्य है जो मौर्य साम्राज्य के महामंत्री थे, इन्होंने अपनी बुक में जो यथार्थवाद है उन्होंने बुक में अपनी क्या किया है, राजनीतिक यथार्थवाद का वर्णन किया है। इसके अलावा आप अब मैकियावेली वगैरह के बारे में बात कर सकते हो, परंतु ये तीनों बते रहे, आपको ये तीनों ही लिख देना है क्योंकि पेपर में कम समय रहेगा आप सभी के पास में, इसीलिए। इस तरीके से जो यथार्थवाद है वो प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 20वीं शताब्दी में, या फिर हम कहें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया
और उसका एकमात्र रीजन था हंस जे मार्गेंताउ। हंस जे मार्गेंताउ जी ने जो यथार्थवादी विचारधारा है उसको इस प्रकार से प्रकट किया, और साथ ही साथ इससे पहले की जो विचारधारा थी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आइडियलिज्म यानी जो है आदर्शवाद पॉपुलर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वो यथार्थवाद पॉपुलर होता है। तो यथार्थवाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पॉपुलर हुआ, और साथ ही साथ में इन्होंने अपनी इस थ्योरी के अंदर, यथार्थवाद के अंदर इन्होंने क्या किया कि भाई आदर्शवाद की आलोचना करी, इसीलिए तो ये पॉपुलर हुए। जैसे फॉर एग्जांपल एक दौर होता है, अगर फॉर एग्जांपल पहले आइडियलिज्म का दौर चल रहा था, पहले अमिताभ बच्चन का दौर चल रहा था, तो अब शाहरुख खान सलमान खान आ गए, तो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, तो उनकी जगह वे आ गए। आज के ज़माने में वो चल रहे हैं, तो ऐसे ही आने वाले टाइम पे और भी भाई ऐसे साउथ के हीरोज हैं जो इनको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसी प्रकार से यथार्थवाद जो है आदर्शवाद को रिप्लेस करता है, उसके विरुद्ध में ये आया और आदर्शवादी विचारधारा को कोलैप्स कर दिया, इसने धराशायी कर दिया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये उभरा। मैं आपको बता दूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आगे चलकर 1980 का जो दशक होगा, लगभग इस टाइम 1980 से 90 का दशक, इस टाइम पे जो है नव आदर्शवादी उत्पन्न हुआ। नव आदर्शवादी जिसे हम उदारवाद भी कहते हैं, उसने फिर यथार्थवाद को कोलैप्स कर दिया, यानी यथार्थवाद को उसकी आलोचना कर दी। फिर आगे चलकर नव यथार्थवाद आया, आगे चलकर नव यथार्थवाद आया। मैं प्लेलिस्ट दूंगा आप सभी को, आपको वो प्लेलिस्ट भी देखते रहना है, क्योंकि वहां से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पास टाइम है वो प्लेलिस्ट को भी देखें, जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो जो जॉब करते हैं, तो वो केवल इस वीडियो को देखें। ये वन शॉट ही आप सभी के लिए पूरा रेलेवेंट है। इन्होंने बताया कि मानव जो है उसका कैसा स्वभाव है और उसका स्वभाव दोषपूर्ण क्यों है, इसके बारे में भी इसके अंदर वर्णन किया गया है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन्होंने मानव का स्वभाव ही दोषपूर्ण है, जिसके बारे में मैंने बता दिया। इसमें यथार्थवादी सिद्धांत में इनका मानना है कि विश्व एक ऐसी राजनीति है जो कभी भी, ऐसा संघर्ष है विश्व में जो कभी खत्म ना होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज के ज़माने में आपको बताऊं, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले देखोगे तो अमेरिका जो है वो एक ताकतवर देश नहीं था, ब्रिटेन था। पूरी दुनिया में ब्रिटेन सबसे ताकतवर था, जर्मनी ताकतवर था, फ्रांस ताकतवर था, रशिया ताकतवर था, ये ताकतवर देश थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ताकतवर देशों में ब्रिटेन आया, फिर जर्मनी जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। इसके बाद में हमने देखा रूस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देखा हमने ब्रिटेन कमज़ोर पड़ गया। भाई अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस जिसको बोलते हैं वो एक महाशक्ति के बन के उभरे। तो और आज के ज़माने में जैसे अमेरिका एक ताकतवर देश है, अमेरिका एक ताकतवर देश है, लेकिन कहा जाता है कि आने वाले टाइम पे 2040 तक चाइना इसे रिप्लेस कर देगा। चाइना जो है एक हो सकता है कि उभरती हुई महाशक्ति के रूप में, और आने वाले टाइम पे वो एक महाशक्ति भी बन जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो विश्व राजनीति एक ऐसा संघर्ष है जो कभी खत्म नहीं होगा। आज वो ताकतवर है तो कल को कोई और होगा, और कल को हो सकता है कोई और होगा। तो इस तरीके से आप सभी को ये याद रखना है। और साथ ही साथ में यथार्थवाद का मानना है कि राज्य जो है वो मुख्य एक्टर होता है, राज्य जो भी डिसीजन लेता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हंस जे मार्गेंताउ जी के विचार बताए गए हैं इसके अंदर। आप सभी को याद रखना है कि हंस जे मार्गेंताउ जो है इनका जन्म कब हुआ था, जर्मनी में 1904 में हुआ था। और लेकिन ये हिटलर की तानाशाही से परेशान होकर जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, आगे चलकर अमेरिका में शिक्षक भी बने, ठीक है, टीचर बन गए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। ध्यान रखना है, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। आप इसको स्पेलिंग में इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक अलग से हाईलाइट हो जाएगा ये पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, आप लिख लेना इसके अंदर। और इस बुक में इन्होंने क्या किया था कि भाई मार्गेंताउ ने यथार्थवाद को समझाने का प्रयास किया। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई, यथार्थवादी सिद्धांत इनका इतना पॉपुलर हुआ कि जो आदर्शवादी विचारधारा की इन्होंने इसमें कमियां बता दी। और इसी यथार्थवादी विचार को आगे चलकर E.H. कॉर जो है ये भी एक यथार्थवादी थिंकर है, इन्होंने और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनकी बुक का नाम भी आपको याद रखना है, E.H. कॉर अगर याद रख सकते हो, उनकी बुक का नाम द 20-year क्राइसिस। इन्होंने ये बुक लिखी थी और इस बुक के अंदर इन्होंने जो मार्गेंताउ के विचार थे उन विचारों को उन्होंने और आगे पहुंचाया। लेकिन अगर हम बात करें, जब भी मार्गेंताउ के विचारों की बात होती है तो या यथार्थवाद की बात होती है तो मार्गेंताउ जी का नाम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बड़े थिंकर हैं, आप ये समझ सकते हो। तो मार्गेंताउ के सिद्धांत 6 सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है। कितने प्रिंसिपल है? 6 प्रिंसिपल है। एक एक करके 6 के 6 प्रिंसिपल को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले ये कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है कुछ खास तरह के नियमों को मानता है और जिसके कारण प्राचीन काल से ही वह नहीं बदला है। एक स्वार्थी प्राणी है मनुष्य, अपने हितों को हमेशा सामने रखने की कोशिश करता है और साथ ही साथ में एक तो विश्व की राजनीति में, समाज में जो है अपना दबदबा चाहता है। हर एक मनुष्य दबदबा चाहता है, हर कोई चाहता है मैं पैसे वाला बन जाऊं, मेरे पास दुनिया की सारी सुविधाएं हो जाए।
हर हर कोई यही चाहता है आज के ज़माने में, ह्यूमन का नेचर ही है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। तो मनुष्य के नियमों मनुष्य जो है वो अपने बनाए हुए नियमों को ही कई बार पालन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने आप को जो सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा ठीक हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है राज्य और राज्य के हितों के बारे में कहा गया है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट में इन्होंने राज्य के हितों के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है, फर्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, उसने ह्यूमन नेचर की बात करी है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या बात करी है, राष्ट्रीय हित के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके पास में अगर शक्ति है तो आप क्या कर सकते हो, आप के पास में अगर पावर है तो आप अपने देश की सुरक्षा कर सकते हो। लेकिन कोई भी देश अपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करता। इसीलिए प्राचीन काल से ही हम ये देखते हैं कि हर एक राष्ट्र अपने आप को ताकतवर बनाता है और एक दूसरे पर कब्जा ना हो इसके लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, राष्ट्र हित के लिए प्राचीन काल से ही कोई भी देश ये नहीं देखता कि मेरा राष्ट्र हित अगर नहीं है, मुझ पर कोई कब्जा कर लेगा, तो वो ऐसा कोशिश करेगा ही नहीं। किसी ऐसे देश से कभी भी रिलेशन वो बिल्ड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट आप सभी के लिए आता है, विदेश नीति बनाने में राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय हित को महत्व देने का सिंपल सा मतलब यह है कि कोई भी ऐसे देशों से संबंध नहीं बनाता, या जैसे वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिका ने वियतनाम वॉर के अंदर अपने 5 लाख सैनिक वियतनाम वॉर में उतार दिए। इसमें से लाखों में अमेरिका की आर्मी मारी गई, लाखों में लोग मारे गए अमेरिका के। और इसके अलावा आप देखोगे इसके अंदर इसमें अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और यही रीजन है अमेरिका की उस समय अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन भी हुई। तो अगर कोई भी देश ऐसा फैसला लेगा तो वो उसके देश के विरुद्ध ही जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हितों का संघर्ष चलता है, हित का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। जैसे एक टाइम पे हमने देखा था कि रूस हमारा, जैसे जब कोल्ड वॉर था तो जो रूस था वो हमारा सबसे अच्छा मित्र था, और जो अमेरिका था वो पाकिस्तान की हेल्प करता था। अमेरिका किसकी हेल्प करता था? पाकिस्तान की हेल्प करता था। रूस हमारा दोस्त था। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें आपने देखा कि रशिया ने हमारी हेल्प करी थी। पाकिस्तान की जो हेल्प है वो किसने करी थी? अमेरिका ने करी थी। और साथ ही साथ में आपने ये भी सुना होगा कि जब भी यूएनओ में जम्मू कश्मीर का मुद्दा बनता था तो भैया रशिया जो है वो तो हमारा सपोर्ट करता था, परंतु अमेरिका हमारा अगेंस्ट रहता था। लेकिन आज के ज़माने में देखें तो रशिया से तो हमारे अच्छे संबंध है ही हैं, लेकिन अमेरिका जो एक टाइम पे नेगेटिव था हमारे लिए, जिसके संबंध हमसे हमारे अच्छे नहीं थे, आज वो भी हमारे लिए हमारे साथ खड़ा रहता है। तो युद्ध और जो हित है, हित की परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। कई बारी आपने देखा जैसे चाइना से 1962 में हमारे वॉर हुए। 1962 में चाइना से वॉर हुआ, उसमें बुरी तरीके से हारा। 1900 अगर जब तक राजीव गांधी 1987 तक कोई रिलेशन अच्छा नहीं था हमारा इनके बीच में, लेकिन राजीव गांधी ने जब यात्रा करी यहाँ पर तो चाइना के अंदर, तो उसके बाद हमारे रिलेशन धीरे धीरे बदलने शुरू हुए। आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट है, नैतिक मूल्य के नैतिक मूल्य के राज्य अपने हितों को छोड़ नहीं सकते, यानी हर एक राज्य अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नैतिकता के अनुसार जो है परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और परिस्थितियों के अनुसार नैतिक मूल्य बनाए जाते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। पांचवा पॉइंट है, राज्य नैतिक और स्वाभाविक नैतिक में अंतर, यानी राज्य की नैतिकता जो होती है और स्वाभाविक नैतिकता में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है, दोनों अलग अलग होता है। यह राष्ट्र दिखाने की कोशिश करता है कि वह सार्वभौमिक नैतिकता का पालन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश को फायदा मिले ऐसी नीति का पालन कर रहा है। जैसे परमाणु हथियार जो है वो केवल अपने तर्क देते हैं कि परमाणु मैंने किसी को मारने के लिए नहीं बनाया, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। तो नुकसानदायक ह्यूमन जाति के लिए, लेकिन हमेशा अपने स्वार्थ को वो सबसे ही जोड़ के देखता है मनुष्य। और लास्ट पॉइंट में राजनीतिक दृष्टिकोण है इसका। इन्होंने इसमें बताया है कि राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होता है हर एक देश का, और शास्त्रीय दृष्टिकोण जो है उस देश का अलग होता है। तो यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उदारवाद की क्या भूमिका है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे को करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। देखो ग्रामसी के क्या विचार है, ग्रामसी के विचार मैंने आपको बता रखा है, नव मार्क्सवाद भी बता रखा है मैंने, वॉलस्टीन भी बता रखा है इसमें मैंने, और आलोचकीय सिद्धांत जो है ग्रामसी का ही है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। लेकिन यहाँ पर आपके पेपर के लिए मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नए टॉपिक्स जुड़े हैं तो शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, तो ये भी दोबारा से एक्सप्लेन करवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बारे में ध्यान रखना है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है ये एक मार्क्सवादी उपागम है, मार्क्सवादी सिद्धांत है। और ये मार्क्सवादी सिद्धांत आपसे पेपर में या तो ये लिखाएगा या फिर आपसे लिखाएगा एम्यूल। अब देखो कई बार एम्यूल ऐसे भी लिखा आता है, तो आप इंग्लिश में पढ़ लोगे या समझ लोगे एम्यूल
वेलेस्ट्रीन, वेलेस्ट्रीन, एम्यूल वेलेस्ट्रीन आपसे ये लिखा आएगा, इसके बारे में पूछेगा, इसका कहेगा कि भैया इसके सिद्धांत का वर्णन करें। तो ध्यान रखना है, आपको पेपर में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी लिखा सकता है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और एम्यूल वेलेस्ट्रीन का सिद्धांत भी लिखा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को। भाई इन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये हमें बताते हैं कि पूंजी व्यवस्था का असर केवल उस देश तक ही नहीं होता, बल्कि उस देश के बाहर जो भी उस देश से जुड़े हुए हैं उन देशों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। और पूंजीवादी व्यवस्था हर एक देश के लिए कैसे दोषपूर्ण है, आप ये कह सकते हो मार्क्सवादी सपोर्टर थे सारे के सारे, और इसमें अमेरिका आज पूरे विश्व व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे संकट आता है तो उसका असर हमें जो है पूरे विश्व पर दिखाई देता है। जिन देशों ने, अब भाई कहना है, जिन देशों ने पहले ही पूंजीवादी व्यवस्था अपना लिया था उन देशों ने क्या किया, दूसरे देशों को उपनिवेशवाद बनाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उन देशों को गुलाम बनाया, उन देशों की जितनी अर्थव्यवस्था से फायदा ले सकते थे वो सारा फायदा लिया, उनके संसाधनों का दोहन करते गए और अपने आप को उन्होंने गरीब देशों के संसाधनों से अपने आप को रिच बना लिया है। क्योंकि इन देशों में ज़्यादा अच्छे संसाधन नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की बात करें तो एक टाइम पे इस पे क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन इसने दूसरे देशों को उपनिवेश बनाकर धीरे 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 आज के ज़माने में एक विकसित देश बन चुका है ये। और जिन देशों से इसने लाभ लिया आज वो देश बिल्कुल कमज़ोर है। तो आप ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को अपने अपने आप को ऊपर उठा लिया है और ये दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से लाभ कमाते हैं। आज भी गरीब देश इन पर क्या है, प्राश्रित है। अभी पेपर में प्राश्रितता का सिद्धांत आएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो उसको मैंने अलग से डिफाइन किया है। इसमें केवल वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को आप समझो। तो जो विश्व में पूंजीवादी जो है देश जो पूंजीवाद को फैला रहे हैं वो उत्पादक देश है, ध्यान रखना है आप सभी को। और ये कैसे गरीब देश यानी आश्रित जो देश हैं उन देशों का कैसे शोषण करते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये क्लियर किया जाएगा। जो वेलेस्टीन है इन्होंने अपनी बुक लिखी है, ध्यान रखना है, द राइज एंड द फ्यूचर डिमाइज ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम कॉन्सेप्ट फॉर द कंपैरेटिव एनालिसिस, ये बुक का नाम है। आपको अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको हाथ पे लिख के लेके चले जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो जो बुक के नाम है वो इससे याद कर सकते हो आप, बाकी जो भी है देख लेना आप। इसके अलावा वेलेस्टीन जो है, क्योंकि हाथ पे लिख लोगे तो पेपर तक जाते जाते एग्जाम सेंटर तक तो याद ही हो जाएगा अगर आप बार बार उसको देखते रहोगे। तो जो वेलेस्टीन ने इस बुक की रचना करी और इसमें इसने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरीके से ज़्यादातर देशों ने मॉडर्नाइजेशन के थ्रू गरीब देशों को शोषण कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इन देशों को अपने ऊपर आश्रित बना रखा है। इन्होंने इसके लिए 3-4 बातें बताई हैं, आपको ध्यान रखना है। वेलेस्टीन ने कुछ आलोचना करी है, यहाँ पर बताते हैं कि केवल राज्यों के अध्ययन और विश्लेषण की इकाई मानते हैं। ये कहते हैं कि राज्य का अध्ययन और उसके विश्लेषण की इकाई है। इनका मानना है कि राज्य को विश्व के दूसरे देशों के बारे में पढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं करेंगे तो वह कैसे जान पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल आज जब आप दूसरे देशों को देखते हो वहाँ पर इतनी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ के लोग इतने डेवलप्ड है, इतने रिच हैं, तब तो आपको थोड़ा ऐसा फील होता है यार हमारा देश में क्या है, कुछ नहीं है, केवल प्रदूषण है। तो तब आपको ऐसा फील होने लगता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हमारे देश में भी बहुत कुछ है, हर एक चीज़ की अपनी अपनी खासियत होती है। लेकिन असली विश्व व्यवस्था क्या है आप तभी पता चल पाएगा आपको जब आप दूसरी चीज़ों के बारे में भी पढ़ोगे या दूसरी चीज़ों के बारे में देखोगे। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सभी विकसित देशों का स्वरूप जो है वो समरूपता मतलब उनका एक जैसे ही रास्ता रहा है विकास करने का, आपको ध्यान रखना है। लेकिन सभी देशों की हालत एक जैसी नहीं है, तो हर एक देश वैसा विकसित नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में से आज आप अब छोटे से बड़े हो रहे हो, अब आप कल को बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, या आने वाले टाइम पे बहुत सारे आप में से ही ऐसे होंगे जो जॉब करेंगे, आप में से ही बहुत सारे ऐसे होंगे जो जॉब क्या करेंगे, करेंगे। लेकिन जो पहले से ही आज से 20 साल पहले से ही जो काम कर रहा है और आज आप जो काम स्टार्ट कर रहे हो, तो उस काम में और इस काम में कितना अंतर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर होगा। आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा अंतर होगा, जो पहले से काम कर रहे हैं वो तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा सैलरी भी लेंगे, उन्हें हमसे ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और हमको नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ है, इसका रीज़न क्यों, क्योंकि आपने पीछे से शुरू किया है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी टीएनसीज है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया अब इसको लेकर आऊँगा मैं आगे के पॉइंट्स में। तो यहाँ पर टीएनसीज जो है, टीएनसी का मतलब है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फॉर स्टारबक्स वगैरह हो गई, ये विदेशी कंपनी है, ये आपके देश में आती है, सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट यूज़ करती है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड करके आपको दिया जाता है और उससे आपका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, यानी उससे आपसे पैसे कैपिटल पूंजी कमाई जाती है और अपने देश में बेचा जाता है। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां इसलिए भी आपके देश में आती है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक अमेरिकन कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयर को अगर काम करती है, वो अगर छोटे से छोटे एम्प्लॉयर को जो है उसको एक दिन में काम करने में उसको मतलब सैलरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, एक मंथ में
उसको $200 देने पड़ेंगे यहाँ पर उसको अपने एम्प्लॉयर्स को। लेकिन इंडिया के अंदर यही एम्प्लॉयर अगर उसके लिए कोई काम कर रहा है ना, तो उसके लिए 16,000 के करीब सैलरी बनेगी उसके लिए ज़्यादा ही बनेगी, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपसे 16,000 के करीब। तो ये 16,000 तो रियलिटी में मिलती नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, अमेरिकन कॉल सेंटर चले जाओ आप, उसके अंदर इतनी सैलरी मिलती नहीं, लेकिन इतने ही सैलरी में उनसे कॉलिंग का काम या और सारे काम करवा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यही इसी व्यवस्था को इन्होंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाए, ये 5 पॉइंट आप इनको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो भाई। पूंजीवादी ये जो सिद्धांत है वॉलस्टीन का, ये क्या करता है, इन 5 बातों का अध्ययन करता है। वैसे ये 5 बात इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आप लिखना मत इसको, यहाँ पर आप डायरेक्टली आ जाओ। इन्होंने बताया है कि वेलस्टीन ने इस सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए इन्होंने बताया कि आज पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली केंद्रीय देश यानी ऐसे देश जो ताकतवर देश, विकसित देश है, उन देशों की अर्थव्यवस्था पर ही केंद्रित है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा अभी। और जैसे जैसे उन देशों की स्थिति बदलती है, जैसे उस देशों में आर्थिक संकट आता है तो इन देशों में भी आर्थिक संकट आता है। अगर उन देशों को आपके देश से लाभ पहुंचता है तो पहले एक कंपनी गई थी, 4 कंपनी और आती है यहाँ पर कि वहां पर इस चीज का बिजनेस अच्छा चलता है, वहां पर हमें जाना चाहिए। और लेकिन उसका लाभ केवल उन देशों को मिलता है। ये बताते हैं, वॉलस्टीन ने बताया कि 15वीं शताब्दी में उत्पत्ति कैसी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की। 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के बाद में बहुत सारे ऐसे देश रहे जहाँ पर औद्योगिकरण आया। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण आया और इन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में क्या किया, सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगानी शुरू की। जैसे भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी और फैक्ट्री लगाने के बाद में क्या करा, पहले धीरे धीरे व्यापार पे कब्जा किया और फिर हम पे वो शासन ही करने लगे। ऐसे ही अपना साम्राज्य का विस्तार उन्होंने वर्ल्ड के और देशों में भी करते गए। वर्ल्ड के और देशों में भी वो ऐसे ही अपना क्या करते गए, शासन करते गए, साम्राज्य स्थापित कर लिया उन्होंने। और उन देशों से ये लगातार क्या करते रहे, एक्सप्लोरेशन, जितने संसाधन हो सकते थे उतने ज़्यादा संसाधन उन्होंने वहाँ से लिए, अपने देश ले गए, अपने देश के डेवलपमेंट में उसको यूज़ किया। तो इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड में 3 प्रकार के देश होते हैं, इसमें इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया है। एक अभियंतर देश, परिधि देश और अर्धपरिधि देश। आप इसको एक सर्कल से समझेंगे। अभियंतर मतलब केंद्रीय देश, परिधि देश मतलब जो यहाँ पर है, और अर्ध परिधि का मतलब है जो इसके बीच में यहाँ पर सेंट्रलाइज में यहाँ पर है। आप इस तरीके से आप इस रूप में भी इसको समझ सकते हैं। हम समझा, ये जो बीच में केंद्रीय देश है, केंद्रीय देश सबसे ताकतवर देश है, विकसित देश है, इनको केंद्रीय देश। जो ये अर्ध परिधि देश है मतलब ये विकासशील देश है। और जो लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, ये आपके अल्प विकसित देश या फिर ऐसे देश जिनका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो अब ये अंतर देश वे देश हैं जिनके पास में उच्च किस्म की तकनीक है, यानी विकसित देश है केंद्र में, और जिनके पास में इनकी अर्थव्यवस्था पूंजी आधारित है। इनकी औद्योगिकरण इनमें इन देशों में हो गया है और साथ ही साथ में पूरे वर्ल्ड में इनकी इंडस्ट्रीज है, पूरे वर्ल्ड में इनकी फैक्ट्रीज है जहाँ पर ये अपने प्रोडक्शन करते हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट गेन करते हैं। और साथ ही साथ में ज़्यादातर वे पूंजीवादी देश यूरोप के या अमेरिका के पूंजीवादी देश अभियंतर देश के अंदर आते हैं। इसके अंदर कौन कौन है, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, ये देश शामिल है और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं। यहाँ की सरकारी नौकरशाही जो है वो काफ़ी ताकतवर है, यानी यहाँ पर पढ़े लिखे ज़्यादा है, साक्षर भी ज़्यादा है और साथ ही साथ में इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से ये अपने देश को काफ़ी तेज़ी से विकास करवा रहे हैं। आप सभी को ध्यान रखना, यहाँ पर जो जो सरकारी तंत्र है वो बहुत मजबूत है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वहाँ पर समय समय पर कानून से शासन होता है, चुनाव प्रणाली बिल्कुल अच्छी हैगी। और साथ ही साथ में जो है कि जो अभियंतर देश यानी केंद्रीय देश ऐसे हैं जो कई बार चेंज भी होते हैं और कई बार सेम ही रहते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी जो है वो कमज़ोर पड़ गया था तो वो चेंज हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन जो है वो जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन हालांकि आज भी आता है ये अभियंतर देशों में ही, आप सभी को याद रखना है। दूसरे नंबर पे आते हैं परिधि देश। इसमें एशिया और अफ्रीका के या लैटिन अमेरिका के ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग है, विकासशील है। जैसे एशिया के अंदर चीन हो गया, भारत हो गया। अफ्रीका के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका में भी ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी विकासशील है, जैसे मिस्र वगैरह हो गई, इजिप्ट वगैरह जिसको बोलते हैं हम। लैटिन अमेरिका के अंदर हम बात करें तो ब्राज़ील वगैरह ऐसी कंपनी हो गई, ऐसी देश हो गई जो काफ़ी ज़्यादा विकास कर रही हैं। मतलब विकास करने का मतलब अभी पूरी विकसित नहीं हुई है, विकासशील ही है। इन्हीं सेकंड कोर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो अर्ध परिधि हैगी। अब ये ध्यान रखना है परिधि देश ये बेसिकली इस देशों में राजनीतिक नजरिए से थोड़े से कमजोर होते हैं। जैसे भारत का लोकतंत्र है, समय समय पर सवाल उठता है, कई अलग ही फिल्म चल रही होती है भारत के अंदर, विपक्ष हमेशा घिरे रहता है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी को भी, जो भी विपक्ष में रहेगा वो हमेशा
हमेशा क्या करेगा, सामने वालों को गलत ही दिखाने की कोशिश करेगा। तो लोकतंत्र हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर है, ज़्यादा अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी भ्रष्ट है, आपने देखा होगा। और साथ ही साथ में इनमें आने वाले देश केंद्रीय रूप कमजोर है, वह विदेशों के अधीन है ना। और साथ ही साथ में ये ज़्यादातर कच्चा माल क्या करते हैं, बेचते हैं अपना, और जो निर्मित वस्तु है उसको खरीदते हैं, और जो वस्तु ज़्यादा खरीदता है तो जेब से पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, इसीलिए विकास नहीं कर पा रहे। और फर्स्ट वाले पॉइंट में ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले में क्या है कि वो कच्चा माल खरीदते हैं और जो निर्मित वस्तु है उसको बेचते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये क्या करते हैं, ये वाले कच्चा माल बेचते हैं और जो है निर्मित वस्तु को खरीदते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे अर्ध परिधि वाले वो कंट्रीज शामिल होती हैं इसके अंदर। देखो तीसरा सर्कल आ रहा है जो सबसे कॉर्नर पे है, सबसे लास्ट में। तो ये ना तो इनमें अच्छी सरकारें हैं भाई, ना इन देशों के अंदर अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, ना इन देशों के अंदर जो साक्षर लोग हैं, ना ही इन देशों के अंदर अच्छी सेना व्यवस्था है, और साथ ही साथ में इन देशों के अंदर ये वस्तुओं को बेचते भी हैं, सॉरी, जो अपना कच्चा माल है उसको क्या करते हैं, बेचते हैं, और वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। इसीलिए अभियंतर देश कहलाता है। 3 बातें आपको इसके बारे में सिंपली याद रखना है। वही चीज़ है, वॉलस्टीन ने इनमें परिधि देश है, अभी इन दोनों के जो ये अर्ध परिधि थे, ये केंद्रीय देश है, ये अर्ध परिधि देश है, ये परिधि देश है, तो इन दोनों के बाहर रखा है। ये तो सिंपली आप लिख लो कैसे। और साथ ही साथ में इन परिधि देशों के मुकाबले अभियंतर देशों में कम निर्भरता है, इस पर थोड़ा सा कम निर्भरता है, ये आपको याद रखना है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और वॉलस्टीन ने बेसिकली इसके निष्कर्ष के रूप में, आप इसके अंदर निष्कर्ष में जब आप लिखने वाले हो, निष्कर्ष में क्या लिखोगे आपको मैं बता देता हूँ। निष्कर्ष में आपको ये लिखना है इसके अंदर कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देशों का ये मानना है, या बहुत से विचारकों का ये मानना है कि इन देशों ने विकास के क्रम में काफी देर से कदम रखा है, इसीलिए पीछे रह गए। परंतु ऐसा नहीं है। वॉलस्टीन कहते हैं कि विकास में इन्होंने लेट से कदम नहीं रखा, बल्कि ये जो है बेसिकली इसका रीजन ये है क्योंकि इन्होंने लेट से कदम, विकास में इन्होंने लेट से कदम नहीं रखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों के द्वारा एक ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था बना दी गई जिसकी वजह से ये कभी विकास करते ही नहीं है, कभी विकास कर ही नहीं पाते। जैसे आज के ज़माने में WTO हो गए, है ना, या फिर WB हो गई, या IMF हो गई, ये ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो केवल विकसित देशों को ही फायदा होता है। या फिर अगर हम बात करें UNO की, तो UNO के अंदर केवल गरीब देश जा ही सकता है, लेकिन वीटो पावर नहीं है, तो वो अच्छी तरीके से अपने अधिकारों का यूज़ नहीं कर सकता। तो ये याद रखना है आप सभी को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो आपको नारीवादी दृष्टिकोण को व्याख्या करना है। नारीवादी दृष्टिकोण का मतलब है यहाँ पर, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में JN टिग्नर के विचार पूछे जाएंगे। आप जब इस क्वेश्चन को कर लोगे ना, तो आप ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और ये वीडियो हमने ऑलरेडी भी अपलोड कर रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर समझाने तो वाले ही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आलोचना भी पूछी जाती है, तो उसकी आलोचना भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, परंतु JN टिग्नर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में ये है। जैसे नारीवाद का अर्थ क्या होता है, तो इस फेमिनिज्म बोलते हैं हम नारीवाद को। और हर एक वो व्यक्ति फेमिनिस्ट बन सकता है, यानी जो नारीवाद है वो बन सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बस वो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विचारक हैं जो नारीवाद, अलग अलग लोगों ने नारीवादी विचार जो है, नारीवाद अलग अलग तरह के लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करी है। देखो यहाँ पर मैंने डिफाइन भी कर रखा है, नारीवादी का जो अर्थ है उन लोगों से, चाहे वो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और वो महिला और पुरुष के बीच में होने वाले जो भेदभाव है उनके कारणों को स्पष्ट करें, चाहे वो परंपरागत हो या आधुनिक हो, और उनको खत्म करने की बात करते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण में उदारवादी जो दृष्टिकोण है, उदारवादी दृष्टिकोण है, इन्होंने नारीवादियों में इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा, इनका मानना है कि नारीवादी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सकते हैं, और इसमें महिला और पुरुष को समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। यदि हम महिलाओं का इतिहास उठाकर देखें तो उसमें हम पाते हैं कि वैदिक काल को छोड़कर, भारत के अंदर वैदिक काल को छोड़कर महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुषों के अधीन ही रही है। हमेशा ये महिलाएं या तो अपने पति, पिता, पुत्र या फिर अपने भाई, इनके अधीन में ही रहती हैं। उनका विवाह किससे होगा, वो फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार के कपड़े पहनेंगी, क्या चीज़ें होंगी, किससे शादी होंगी, जो जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो पुरुष ही डिसाइड करते हैं, घर के पिता ही डिसाइड करते हैं, ये सारे डिसाइड करते हैं ज़्यादातर। हालांकि आज के ज़माने में कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बट फिर भी आज में भी हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। रूरल एरियाज जो हैं जितने भी,
हमें ऐसे ही देखने को मिलता है। किसी भी काल की बात करें, महिलाओं की स्थिति बेकार ही रही है, लेकिन समय अनुसार स्थितियां थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। जैसे जैसे धार्मिक सुधार हुए हैं, जैसे पहले महिलाओं को सती कर दिया जाता था, विधवा पुनर्विवाह नियम नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, लेकिन मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति फिर खराब होने लगी थी। महिलाओं को बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा, पर्दा प्रथा, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति सुधरने के लिए विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रही है। बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी बन चुके हैं बहुत सारे देशों में, जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर JN, आपके यहाँ पर AN, JN टिग्नर, JN टिग्नर, NER, जेन टिग्नर, इनके विचार आपको याद रखना है। तो इन्होंने बात करी है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवादी दृष्टिकोण को पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारा किसका हो जाता है? जेन टिग्नर का। इन्होंने 2 बुक लिखी है, एक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड द अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एक तो ये, और इसके अलावा एक और बुक है इनकी, आपको ध्यान रखना है, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स इशू एंड द अप्रोचेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। इस दोनों बुक में आप सभी को ध्यान रखना है, इन्होंने क्या कहते हैं, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो लेख है इनका ये है, इसमें यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ना ट्रिब्यूट्स इंगेजमेंट्स बिटवीन द फेमिनिस्ट एंड द इंटरनेशनल थ्योरीज। इसके अंदर आप थ्योरी ये याद रखना है, ये बुक है, आपको ये याद रखना है, इस बुक का नाम है। अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। अब इन पुस्तक में जेन टिग्नर ने मार्गन थाउ, रॉबर्ट कॉनियन जैसे परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय जो सिद्धांत शास्त्री उन सभी की आलोचना करी है। इन्होंने कहा है कि हर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, लेकिन किसी ने भी महिलाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान नहीं दिया। महिलाओं के बारे में ये बिल्कुल भी कोई विचार देते ही नहीं है कि महिलाएं भी कभी शासक बन सकती है या महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने सारे के सारे जितने भी थ्योरीज हैं, चाहे वो आइडियलिज्म है, चाहे वो रियलिज्म है, चाहे वो आपका नव उदारवाद न्यू रियलिज्म है, या फिर न्यू रियलिज्म या फिर न्यू आइडियलिज्म है, इन सबको इन्होंने, लिबरलिज्म, जो भी जितनी भी विचारधारा है, इन सबको इन्होंने खारिज किया है। इन्होंने कहा है कि सब पे केवल पुरुषों को ही प्रधान बताया गया है। जेन टिग्नर ने बताया, गलतफहमी के कुछ स्रोत बताए, इन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहे हैं। इसके लिए 2 कारण है, एक सामाजिक कारण है, हमारी सोसाइटी ही बन चुकी है, इसमें पुरुषों का समाज में दबदबा रहता है और विभिन्न प्रकार की महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं की क्रियाकलाप जो है उस पर कई बारी महिला ऐसे काम नहीं कर सकती, ऐसे नहीं पहन सकती, ऐसा नहीं हो सकता, ये बेसिकली उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, और ये भेदभाव उनके लैंगिक आधार पर किया जाता है कि क्योंकि ये महिला है और ये पुरुष है। दूसरा आर्थिक कारण, महिलाएं पुरुषों पर हमेशा ही घर में जो है, दोनों जगह पर महिलाएं जो है पुरुषों के ऊपर ही डिपेंड होती है, और इसीलिए पुरुष जो है वो उनका शोषण करते हैं। लेकिन आजकल की जो प्रगतिशील महिलाएं हैं, जो जॉब करती हैं भाई, वो नहीं डरती, वो बिल्कुल प्रगतिशील है। ओके, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जेन टिग्नर ने जो है जेंडर और सेक्स के बीच में अंतर बताया है। इसमें इन्होंने बताया है जो जेंडर होता है ये हमारे समाज द्वारा बनाया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि महिलाएं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र को इसमें निर्धारण किया जाता है जेंडर के अकॉर्डिंग। और जो सेक्स होता है इसके अंतर्गत हमने लैंगिक आधार पर महिलाओं और पुरुष को, यानी बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो सेक्स कहलाता है, और जो सोशल डिफरेंस है हमारा, जो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है, वो हमारे ऑक्यूपेशन के बिहाफ पे जो है वो जेंडर कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। नारीवादी ने जेंडर की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं इसमें, जैसे शक्ति बताई है कि महिलाओं की तुलना हमेशा पुरुषों से की जाती है, जब तो पुरुषों को अधिक बलवान दिखाया जाता है। स्वायत्ता में महिलाएं हमेशा पुरुषों के अधीन ही रहती है और पुरुष हमेशा आज़ाद रहते हैं। विवेक के मामले में महिलाओं को हमेशा भावुक दिखाया जाता है, महिलाओं को पुरुषों से जो है कमजोर माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है आज के ज़माने में। आप चाहे अभी का यूपीएससी का रिजल्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं की, विश्व में बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बड़े बड़े पद पे आसीन है। जैसे भारत के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह हो गई, तो वो भी भारत के अंदर भी बड़े बड़े पद पे महिलाएं रही हैं। सार्वजनिकता के आधार पे देखें तो महिलाओं की आज़ादी पुरुषों के अधीन ही मानी जाती है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब महिलाओं की कुछ विशेषताएं पुरुषों के अनुसार, पुरुषों को भी भाई पुरुष क्या कहते हैं महिलाओं के बारे में? महिलाओं को बोलते हैं वो कमजोर है पुरुषों की तुलना में, पुरुषों के ऊपर आश्रित है, यानी आर्थिक रूप से महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषों पर ही निर्भर रहती है। जो एग्जाम्पल था, पुरुष, पिता, बेटा, इसके लिए भावनात्मक रूप से महिलाएं अत्यधिक भावुक होती है। नारीवादियों के अनुसार महत्वपूर्ण लेख, कुछ महत्वपूर्ण लेख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक श्रम विभाजन, जैसे फॉर एग्जांपल महिलाओं को पुरुषों के समान
सैलरी नहीं, कुछ कम सैलरी दी जाती है कई जगहों पर। जैसे आप किसी रूरल एरिया की फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा विदेशी और घरेलू नौकरियों में यौन शोषण। तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्त्रियां, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स व्यापार, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में महिलाओं की बात करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं को सबसे ग्लोबली कंसर्न ये है कि भाई महिलाओं को अगर हम देखें वो सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा ही रहता है। महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को एक देश से उठाया जाता है दूसरे देश में बेच दिया जाता है, और महिलाएं जो है वो पूरे विश्व में ऐसी स्थिति महिलाओं की खराब होती जा रही है। ध्यान रखना है आप सभी को। तो जेन टेक्नर कहते हैं हमें इन सब चीज़ों को सामने लेकर आना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाएं जो है वो एक सिक्योरिटी, महिलाओं की सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर निकल के आते आता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो महिलाएं हमेशा समाज के हाशिए पर या फिर दरकिनार करके दिखाई जाती है। तो फॉर एग्जांपल भारत के अंदर भी बात करें तो लोकसभा में जब महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की बात करती है तो आज़ादी के 75वें महोत्सव बना लो या आज़ादी का 100वां महोत्सव बना लो, ये रामखोर नेता कोई सा भी हो, कोई सा भी महिलाओं के लिए जो है वो काम करेगा ही नहीं। यहाँ पर केवल बस महिलाओं के लिए फ्री करने से क्या कुछ नहीं होता, कोई भी नेता हो, महिलाओं के लिए हमें आत्मनिर्भरता लानी चाहिए, महिलाएं सोशली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फीमेल जो है वो अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा चेंजेस ला सकती है। ये हमेशा से हमने देखा है, महिलाएं पुरुषों से बेहतर काम कर सकती है, ये हमने हमेशा से ही देखा है। तो महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या की है, ये आवाज़ उठाई है, आप सभी को याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध की व्याख्या करनी है आपको, और उसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आपको इसके अंदर कॉजेज बताने, और दूसरा एक आपको इसके परिणाम भी बताने। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कब से कब तक हुआ तो ध्यान रखना है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी, और इसका अंत जो है 2 सितंबर 1945 को। लगभग अगर आप देखोगे इसके अंदर तो कितने 6 वर्ष तक लगभग ये चला था, और 61 देशों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। और इस युद्ध में तत्कालीन कारण ये था कि जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसने आक्रमण किया था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, क्यों किया, अब इसके बारे में हम आगे कारणों में हम डिस्कस करेंगे। 1 सितंबर को ही किया था, इसीलिए 1 सितंबर से वॉर की शुरुआत मानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में 2 पक्ष थे, यानी हमेशा युद्ध के 2 पक्ष होते हैं। जैसे पहला था मित्र राष्ट्र, आपको ध्यान रखना है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, ये रूस हम सोवियत संघ को ही कह सकते हैं, ये शामिल थे। यह युद्ध जीत गया था, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है धुरी राष्ट्र। इस युद्ध के अंदर, इसके अंदर क्या है, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब शामिल थे, और ये युद्ध क्या हो गए थे, हार गए थे। ये अधिनायक तंत्र का ग्रुप था। इसके बाद में सोवियत संघ ने जर्मनी के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक योजना बनाई थी, इसको बोलते हैं बरबोसा योजना। ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से इटली ने, यानी जर्मनी की तरफ से इटली युद्ध में आया था। कब आया था, 10 जून 1940 को आया। अमेरिका युद्ध के अंदर दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश करता है, 1941 में प्रवेश करता है, ये भी याद रखना है। और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला जो अंतिम देश था, नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों के द्वारा अंतिम देश सबसे लास्ट तक कौन लड़ा था, जापान। और मेरे ख्याल से अगर परमाणु बमों का उपयोग नहीं किया जाता तो युद्ध के परिणाम कुछ और होता, इतिहास हम कुछ और ही पढ़ते आज के ज़माने में, ऐसा कहा जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों अमेरिका के द्वारा इन दोनों शहरों पर, जापान के इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए। ध्यान रखना है आप सभी को। और ये बम कब गिराए गए थे, जैसे 6 अगस्त को अमेरिका की वायुसेना द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम बनाया गया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। 3 हफ्ते उसके ठीक 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी 6 अगस्त के बाद 3 दिन बाद आएगा 9 अगस्त। इसके बाद में अमेरिका के एक शहर नागासाकी, यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया। और ध्यान रखना आप सभी को, इसका नाम द फैट मैन था। और साथ ही साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये थे, ध्यान रखना आप सभी को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और साथ ही साथ में दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें बहुत सारा मानव जाति के लिए, संपत्ति के लिए भी नुकसान हुआ, जान माल की भी हानि हुई। ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब हम बात करते हैं कारण की। सबसे पहला कारण आता है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई थी, 1914 से लेकर 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में जर्मनी को युद्ध का आरोपी माना गया, और जर्मनी के ऊपर बहुत सारी संधि
लगाई गई। वर्साई की संधि अगर आपको पढ़नी है तो उसको बिल्कुल डिटेल से मैंने 5-5 पेजों में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी हिस्ट्री में भी आएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि वर्साई नामक शहर पे हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है, इसीलिए इसे वर्साई की संधि कहा जाता है। वर्साई की संधि जर्मनी पर थोपी गई, ध्यान रखना है। वर्साई की संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्साई नामक स्थान पे, या वर्सली ऑफ ट्रीटी भी बोलते हैं, ये तैयार किया गया था। पेरिस के शांति सम्मेलन में इसको तैयार किया गया था। जर्मनी के ऊपर इसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, जो कि मैंने बताए, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे बताएं फर्स्ट पॉइंट में कि जर्मनी से जो फ्रांस के दो क्षेत्र थे, अल्सेस और लॉरेंस, ये कोयले प्रदेश थे, इन दोनों को फ्रांस को लौटाना पड़ा इसको। दूसरी बात, जर्मनी की सेना जो थी वो निर्धारण कर दी गई, भैया 10,000 से ज़्यादा सैनिक ये नहीं रख सकते, ध्यान रखना है। बाकी सारी सेना इनको खत्म करनी पड़ी। जितने हथियार थे या तो इनको कहा गया नष्ट कर दो या मित्र राष्ट्रों को दे दो। जितनी पनडुब्बियां थी उन सबको नष्ट करने के लिए कहा गया या फिर मित्र राष्ट्रों को देने के लिए कहा गया। तीसरी बात, युद्ध के अंदर जितना भी नुकसान हुआ सारा का सारा जर्मनी को ही क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया। इस प्रकार जर्मनी बहुत ज्यादा प्रतिशोध में था। भाई सीधी सी बात है, युद्ध में कोई एक देश जिम्मेदार थोड़ी रहता, हर कोई रहता है, लेकिन युद्ध का सारा पैसा किसी एक से लिया, सेना छीन ली, जितने क्षेत्र इसके पास थे जीते हुए वो सारे क्षेत्र छीन लिया आपने, तो क्या करेगा भाई, वो लड़ेगा ही लड़ेगा। ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट आप सभी को इसीलिए वॉर हुआ। सेकंड पॉइंट आता है आपका सामूहिक सुरक्षा का पतन। सामूहिक सुरक्षा का पतन, इसका कॉन्सेप्ट का मतलब है कि भाई 1919 में ही, भाई जब पेरिस शांति सम्मेलन चल रहा था तो इसके बाद में लीग ऑफ नेशन का बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था 1920 के करीब में, आप सभी को याद रखना है। और इसको बेसिकली एक काम दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका रीजन क्या है कि अगर दो देशों के बीच में विवाद है तो कोई ऐसी संस्था हो जो इन विवादों को सुलझा सके। लेकिन हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था ही नहीं थी, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले नहीं थी, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशन जो है इसको बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया, ध्यान रखना है। और 1931 में सामूहिक सुरक्षा का हम देखते हैं भाई धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 1900 इसको बेसिकली ये बनाया गया था कि युद्ध को रोक सके, परंतु 1931 से ही सामूहिक सुरक्षा का विघटन होना शुरू किया गया। 1931 से 39 तक यूरोप में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिसने भाई भविष्य में युद्ध होने को बिल्कुल कह ही दिया। जैसे 1931 में क्या हुआ था, देखो जापान द्वारा चीन का मंचूरिया प्रदेश है इसको कब्जा लिया गया। अब युद्ध तो रोकना था, यूएनओ का लीग ऑफ नेशन का काम था, राष्ट्र संघ का काम था, परंतु ये युद्ध नहीं रोक पाया। 1935 में इटली ने इथोपिया और अबिसिनिया पर आकर चलकर कब्जा कर लिया। वो रोकने का काम किसका था, लीग ऑफ नेशन, परंतु लीग ऑफ नेशन ने रोका ही नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और आगे चलकर जो राष्ट्र संघ है वो प्रासंगिक नहीं होने लगा, मतलब धीरे धीरे एक एक करके सभी देश इसमें से बाहर होने लगे। और आगे चलकर हम देखते हैं कि क्या हो गया, ये विफल हो गया। अब उसके विफल होने के क्या कारण थे, अमेरिका जैसे ताकतवर देश का इससे बाहर रहना, संवैधानिक निर्बलता, यानी इसमें जो कानून बनाए थे कोई पालन करता ही नहीं था, और इसमें सदस्य देशों में एकता ना होना, इनमें सदस्य देशों का एकता नहीं था। अगला थर्ड पॉइंट है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति क्या होती है, पहले आपको मैं बता दूं, थर्ड पॉइंट है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो तुष्टीकरण का मतलब होता है कि अपने आप को अलग रखने की नीति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विवाद बढ़ रहे थे, देशों में युद्ध हो रहा था, जर्मनी अधिनायक तंत्र था, हिटलर का इमर्ज हो रहा था जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर जो है मुसोलिनी उसका उदय हो रहा था, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों पर कब्जा किया और अपने आप को ताकतवर बनाना स्टार्ट कर दिया। युद्ध मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहले देश युद्ध क्यों करते थे, पहले देश युद्ध इसलिए भी करते थे कि मेरी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है तो मैं कमजोर देश पे हमला करता, उससे सारा पैसा छीन लेता, तो इससे मेरी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो यही नीति वो पालन कर रहे थे, जर्मनी भी और इटली भी, दोनों के दोनों। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश ने तुष्टीकरण की नीति अपना ली। उन्होंने कह दिया कि भैया अगर मैं इस फट्टे में टांग अड़ाऊंगा ना, अगर मैंने जर्मनी और ब्रिटेन को जर्मनी को और इटली को रोकने की कोशिश करी ना, तो युद्ध मेरे पे ही हो जाएगा। युद्ध किस पे हो जाएगा, मुझसे ही युद्ध हो सकता है। और इसीलिए इस युद्ध को रोकने के लिए इस युद्ध को रोकने के लिए इन्होंने बेसिकली क्या किया कि भाई ब्रिटेन ने अपने आप को दरकिनार कर लिया। वो नहीं चाहता था कि वो इस युद्ध के अंदर शामिल हो। इसीलिए आप सभी को याद रखना है कि जो ब्रिटेन और फ्रांस है, ब्रिटेन और फ्रांस है, रूस है, इन सभी ने किसी ने भी जर्मनी को रोकने की कोशिश नहीं करी। एक के बाद एक ये दूसरे देशों पर हमले करते गए और साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, इस युद्ध को स्टार्टिंग के अंदर अपनी एक मुख्य भूमिका निभाई। बोलता अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पर देख लो
नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है निशस्त्रीकरण की असफलता। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों की होड़ को रोक करना। राष्ट्रसंघ का बेसिकली यही काम था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति लाए, सुरक्षा लाए, और जो हथियारों की होड़ है उसको खत्म किया जाए, कम किया जाए। लेकिन विश्व स्तर पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की होड़ हो रही थी, उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली होड़ को ही रोक ही नहीं पाए। और यही रीजन था कि आगे चलकर क्या हो गया, सामूहिक सुरक्षा का भी पतन हो गया। हथियारों की होड़ होती रही। जर्मनी, इटली, जापान ऐसे देश थे जिन्होंने क्या किया कि भाई हथियारों की होड़ को बढ़ावा शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी आपने देखा जर्मनी के लिए 10,000 की सेना निर्धारण कर दी थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया। लेकिन अब आप आगे देखोगे, देखो जर्मनी के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। आगे चलकर उसने उन सभी हथियारों की होड़ को क्या किया, बढ़ावा दिया। उसने कैसे बढ़ावा दिया, 1932 में राष्ट्र संघ ने जेनेवा में एक क्या किया, निशस्त्रीकरण का सम्मेलन बुलाया। इसमें लेकिन यूएसए और यूएसएसआर की आपसी सहमति ना होने के कारण ये विफल रहा। 1933 में जर्मनी ने निशस्त्रीकरण से निकलने की घोषणा करी, क्योंकि उसके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा था। हर एक देश हथियार बना रहा था, लेकिन जर्मनी को कह रहा था आप 10,000 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकते। इसीलिए उसने क्या किया, जैसे 1935 में आप देखोगे 1935 ने सीधे तौर पर मनचाहे सैनिक रखने की घोषणा कर दी, अपने हथियार रखने की कोशिश कर दी। लेकिन उस पर प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि उसको पता था कि अगर कोई देश उससे युद्ध करेगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो जरूर उससे भी लड़ना शुरू कर देगा। सेकंड आपका अगला पॉइंट है कि दो गुटों का उत्पन्न हो जाना, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर बनने का यही रीजन था। दो गुट बन गए थे। एक अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र का मतलब है ऐसे देश जो तानाशाह वाले थे, अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र। और दूसरे नंबर पे ऐसे देश थे जो मित्रराष्ट्र थे। ध्यान रखना है, इस प्रकार से दो गुट बन गए अधिनायक तंत्र में। यहाँ पर तोजो, यहाँ पर मुसोलिनी और यहाँ पर हिटलर। इन अधिनायक तंत्रों का उदय हुआ। यहाँ पर सैनिक तंत्र था और जहाँ पर दोनों जगह पर तानाशाह थी। और इन्होंने अपना एक अलग ही गुट बना लिया आगे चलकर। और हम देखते हैं इनके बीच में धीरे धीरे विश्व जो है विभाजित होने लगता है और युद्ध शुरू हो जाता है आगे चलकर। अंतर्राष्ट्रीय संकट का आना, 1929 में विश्व स्तर पर आर्थिक संकट आई थी। और आर्थिक संकट से निकलने का एकमात्र तरीका यही था कि दूसरे देश पे आप हमला करो और उससे क्या करो, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारो। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय संकट जो है कहाँ से शुरू हुआ, अमेरिका से शुरू हुआ। 1929 में अमेरिका का जो शेयर बाजार है, स्ट्रीट वॉल है, वो काफी तेजी से कोलैप्स कर गया, नीचे गिर गया। और उसके कारण ही हम देखते हैं आर्थिक संकट की शुरुआत हो गई। और धीरे धीरे ये आर्थिक संकट जो है पूरे विश्व में फैलने लगा, क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी होती है, आप सभी को पता है। और इस तरीके से हमने देखा कि जो ये अर्थव्यवस्था देशों के नीचे जा रही थी, और इससे निकलने का एकमात्र उपाय ये था दूसरे देश पर हमला करो और अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ। इसीलिए साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। एक एक करके जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान ने मंचूरिया प्रदेश पे हमला किया चीन के, इटली ने इथोपिया पे हमला किया, जर्मनी जो है वो और देशों पे भी आपको दिखेगा हमला करते हुए। जैसे देख रहे हो आप, इटली ने इथोपिया और अबिसिनिया पे हमला किया। 1935 में इटली ने इथोपिया पे आक्रमण किया। 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया प्रदेश पे आक्रमण किया। 1937 में इंग्लैंड फ्रांस को सूचना दिया कि भाई चीन से युद्ध करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये हो जाता है। अधिनायक तंत्र का उदय, ये भी आप लिख सकते हो कि जर्मनी में हिटलर, मुसोलिनी, तो जो इन सब का उदय हुआ और ये अधिनायक तंत्र के थे। इसीलिए बेसिकली ये अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इनके साथ में अन्याय हुआ है, उन अन्याय को ये रोक सके। ध्यान रखना आप सभी को। और आगे चल के इसका तत्कालीन कारण ये है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और पोलैंड जो कि ब्रिटेन का पड़ोसी देश था, तो ब्रिटेन को ऐसा लगा कि भैया शायद जल्दी मुझ पे हमला कर देगा। लेकिन आज का मैप और उस टाइम का मैप में थोड़ा डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। भाई ब्रिटेन को लगा कि कल को ये मुझ पे आक्रमण करेगा, इसीलिए फिर ब्रिटेन ने भी क्या किया, जर्मनी पे आक्रमण कर दिया। बाकी पोलैंड की और ब्रिटेन की संधि हो रही थी कि भैया अगर कल को आप पे कोई हमला करता है तो मैं आपकी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। तो इसीलिए युद्ध शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है इसके परिणाम क्या हुए। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था हमने पहले डिस्कस कर लिया है, स्टार्टिंग में इंट्रो सेम लिख सकते हो। तो डायरेक्ट परिणाम की बात करेंगे यहाँ पर। हमने बात करी थी ना कि इसके एक तो परिणामों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि नॉर्मली चीज़ तो हमने इसके अंदर बताई दी आप सभी को। तो इसके अंदर आ जाता है कि भाई यूरोप के प्रभुत्व का अंत। यूरोप के प्रभुत्व का अंत का मतलब यहाँ पर देखो सिंपली क्या है कि 1900 क्या कहते हैं, डेट गलत लिखी है, कुछ डिफरेंट लग रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। सन 1442 में कोलंबिया द्वारा अमेरिका की खोज के बाद में, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई इस टाइम पे। और इसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद
हम देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक पूरे वर्ल्ड पर अगर किसी ने राज किया ना तो वो यूरोप था। यूरोप के अलग-अलग कुछ कंट्री है, स्पेन हो गया ना, इसके अलावा आप देखोगे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सब ताकतवर देश थे। इसने पूरे विश्व में लगभग-लगभग अपने आस-पड़ोस में या जहाँ पर भी इनकी पावर हो सकती थी, उन सब पर इन्होंने कब्जा कर रखा था और इस मामले में ब्रिटेन सबसे ऊपर था। ध्यान रखना आप सभी को। ये ताकतवर देश थे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनकी जो सारी की सारी इज्जत, प्रतिष्ठा या ताकत थी, वो सब खत्म हो गई। यूरोप का पूरे विश्व में जो वर्चस्व था, देखो आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन कमजोर पड़ गया था, तो पूरे विश्व में जो इनकी पकड़ थी, यूरोप का प्रभुत्व था, वो खत्म होने लगा, केवल भारत के लिए और विदेशों के लिए। ऐसे ही देखोगे आप कि भाई परमाणु बम का होड़ सेकंड में आप देखोगे कि परमाणु बम का पहली बार उपयोग भाई हिरोशिमा के ऊपर किया गया अमेरिका के द्वारा। और साथ ही साथ में 1949 में, कब 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण या कर लिया, अपना परमाणु बम बना लिया। इसके बाद में और देशों ने भी परमाणु बम बनाया, जैसे ब्रिटेन ने 52 में बनाया, फ्रांस ने 1960 में बना लिया, चीन ने 1964 में, भारत ने भी 1900 क्या कहते हैं पहला परमाणु परीक्षण 1900 क्या किया 74 में, पाकिस्तान ने 1958 में, फिर भारत ने फिर किया। तो ऐसे एक हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हर एक देश को इस बात को लगने लगा कि भैया अगर मुझे अपनी सुरक्षा करनी है तो उसके लिए परमाणु बम होना चाहिए, इसीलिए परमाणु बम की होड़ शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ का सोवियत संघ और अमेरिका का एक महाशक्ति के रूप में उभरना। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपने कोल्ड वॉर पढ़ा है, कोल्ड वॉर के अंदर हम ये देखेंगे, हम यही डिस्कस करेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरीके से ये एक महाशक्ति के रूप में उभर जाती है, किस प्रकार से ये एक महाशक्ति ही बनी रहती है। आप सभी को ये याद रखना है कि ये एक महाशक्ति के रूप में ही थी। तो इसके साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है कि 1945 में जब यूरोप की अर्थव्यवस्था है उस पर बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। 1945 में यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। क्यों प्रभाव यूरोप की अर्थव्यवस्था, उसमें दो ही महाशक्ति बनी, एक ये और एक ये। ध्यान रखना, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानता था और सोवियत संघ जो है समाजवादी विचारधारा को मानता था। उसके बाद में शीत युद्ध का उदय होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। आपको शीत युद्ध के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाएगा, इसके कई सारे चरण हैं, उस टाइम चरणों की भी बात करेंगे। कूटनीतिकता का उदय हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दो महाशक्ति बची, एक अमेरिका और सोवियत संघ। तो इन्होंने अपने अपने गुट बनाने की कोशिश करी, बढ़ाने की कोशिश करी। अमेरिका ने नाटो बना दिया, सीटो बना दिया, सेंटो बना दिया, भाई सोवियत संघ ने भी वार्सो पैक्ट बना दिया। इस तरीके से भाई दुनिया के सामने मेजरली दो ही रास्ते थे, या तो अमेरिका में शामिल हो जाओ या सोवियत संघ में शामिल हो जाओ। लेकिन भारत और कई ऐसे विकासशील देश रहे, 5, जिसमें घाना, यूगोस्लाविया, सॉरी इंडोनेशिया, ऐसे देश रहे, मिस्र रहे और भी कंट्रीज थी। तो इन सभी देशों ने मिलकर एक नेम की स्थापना करी, इसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कूटनिरपेक्षता को बोलते हैं। इसकी जो नींव है वो एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी और इसे बाडूंग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था? तो 1955 के लगभग में हुआ था। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता है इसकी स्थापना 1961 में पहला सम्मेलन इसका इस टाइम हुआ, तो इसकी स्थापना इस टाइम कही जाती है। और अब तक ये इसके लगभग 18 सम्मेलन हो चुके हैं और इसके अंदर 120 से अधिक देश शामिल हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएनओ का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 1920 में जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था उसको ही दोबारा रूप से उसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। ध्यान रखना है आप सभी को, 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। इसके ठीक 6 दिन बाद भारत इसके अंदर 30 अक्टूबर वाले दिन भारत भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। 30 OCT 30 अक्टूबर के दिन 1945 में भारत 6 दिन बाद इसमें शामिल हो जाता है। और बेसिकली वर्तमान समय में इसके अंदर 193 मेंबर है। अंतिम देश दक्षिणी सूडान है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना का? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को खत्म करना, उपनिवेशवाद का अंत करना। ये कॉन्सेप्ट भी आप इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसके बाद में शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? मैंने देखो शीत युद्ध को बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर हम बात भी करेंगे इसके बारे में। 1 मिनट में पानी पी लूँ थोड़ा सा। देखो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए और शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे। मैं आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन किए गए। कोल्ड वॉर क्या है, इसके फेजेस। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन आप उसमें से पढ़ लेंगे कोल्ड वॉर वाला, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको याद आ जाएगा।
शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण है। मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको वहां से भी देखना है और यहाँ से भी करना है। यहाँ पर जैसे कोल्ड वॉर क्या है, शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली क्या था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 1945 से लेकर 1991 तक, कब तक, 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के जो संबंध थे उनको दर्शाने के लिए कोल्ड वॉर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद में इन दशकों में बेसिकली अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव, दुष्प्रचार, एक दूसरे के प्रति आलोचना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है और हथियारों की ओर सबसे ज्यादा स्पेशली हमें देखने को मिलती है। शीत युद्ध बेसिकली क्या था, एक वैचारिक संघर्ष था क्योंकि दोनों देशों की विचारधारा अलग अलग थी। अमेरिका जो था वो पूंजीवाद को मानता था और सोवियत संघ समाजवाद को मानता था। इसीलिए अलग अलग देशों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। आप कई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल जॉन फास्टर जो है, ये अमेरिका के थे, इन्होंने कहा है कि जो शीत युद्ध था वो धर्म युद्ध है, बुराई का अच्छाई के खिलाफ, नैतिक का नैतिक के खिलाफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है भारत के, उन्होंने कोल्ड वॉर को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि ये पुरातन शक्ति संतुलन का नवीनतम रूप है। याद रखना है सभी को। अब इसके कारणों की बात करें तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे ऐतिहासिक कारण। कई सारे परिवेशित देश के नेता मानते हैं 1917 में सोवियत संघ के अंदर से एक साम्यवादी रूस के अंदर एक साम्यवादी क्रांति हुई, 15 गणराज्यों से मिलकर रशिया बना। और इसके बाद में ये एक अलग विचारधारा थी जिसका नाम समाजवाद था। और ध्यान रखना है वो उस समय से बेसिकली इसका मेन उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व में पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद को स्थापित करना। लेकिन अमेरिका और जो ऐसे देश थे जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पूरी दुनिया में समाजवाद फैले, क्योंकि उनकी विचारधारा पूंजीवादी थी, पूंजीवादी का ही वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो इसीलिए दोनों के बीच में तभी से ही तनाव उत्पन्न हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद को प्रचार को रोकने के लिए भाई अमेरिका और ब्रिटेन ने, हालांकि इनको मान्यता भी दे दी थी, आपको ध्यान रखना है, लेकिन बट फिर भी हम देखते हैं इनके बीच में तनाव रहा। दोनों के युद्धों के उद्देश्य में अंतर रहता है। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के युद्ध, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके युद्ध जो है उनके बीच में उद्देश्यों का भी अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका चाहता था युद्ध के में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि पूरे वर्ल्ड में पूंजीवाद फैल जाए। सोवियत संघ चाहता था पूरे वर्ल्ड में समाजवाद फैल जाए। इसलिए इसलिए सोवियत संघ ने अपनी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे कदम भी उठाए। इसीलिए अमेरिका चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कि जर्मनी जो है इसको हरा दे, या फ्रांस जो है, जब फ्रांस उसकी हेल्प ना करे सोवियत संघ की, और जापान इस पे हमला करे, जर्मनी इस पे हमला करे, और हम उनको तो युद्ध हरा ही दें, साथ ही साथ में ये भी हार जाए। इसीलिए इनके युद्ध के उद्देश्यों में भी अंतर था और दोनों अपनी अपनी विचारधारा फैलाना चाहते थे केवल इसीलिए भी। इसका अगला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन क्या था, ध्यान रखना आप सभी को, यूएसएसआर, यूके और यूएसए इनके बीच में और फ्रांस के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक बैठक हुई थी। और बेसिकली पोलैंड, क्या कहते हैं, लुम्बिनिन, पोलैंड में जो पहले की शासन थी, या फिर जो यूनान था, यूनान, एक ये भी याद रखना है। और साथ साथ में कुछ ऐसे देश थे वहाँ के बाल्कन के आसपास के क्षेत्र थे, और इन देशों को बेसिकली इनको क्या करना था, फ्री करना था। यहाँ से सोवियत संघ भी अपनी सेना हटाएगा, युद्ध खत्म हो गया क्योंकि, और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये भी अपनी अपनी सेना हटा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, सोवियत संघ ने तो अपनी सेना हटाई नहीं, उन सब ने हटा ली, और तनाव इसलिए बढ़ गया कि भैया आप सेना नहीं हटा रहे, तो ऐसे कोल्ड वॉर इसीलिए। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बाल्कन क्षेत्र का अतिक्रमण, ये मैंने आपको बता दिया। ईरान से सोवियत संघ की सेना ना हटाए जाना, ईरान भी उसी में से एक था कि भैया ईरान और सोवियत संघ और जो है ब्रिटेन के बीच में बेसिकली ये समझौता हुआ था कि भैया हम अपनी सेना हटा लेंगे। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी जो है ईरान से सोवियत संघ ने अपनी सेना ही नहीं हटाई, इसीलिए कोल्ड वॉर हो जाता है या कोल्ड वॉर होता है। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार बताया गया, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद में ब्रिटेन ने उसके विकास के लिए वहां पर सैनिक ठिकाने अपने हटा लिए, और जैसे ब्रिटेन ने अपने सैनिक ठिकाने हटाए, सोवियत संघ अपने सैनिक ठिकाने बना लेता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जो है तनाव हमें इनके बीच में देखने को मिल जाता है। सोवियत संघ ने कई बारी, जब यूएनओ की बैठक होती थी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये मिलकर कुछ नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश करते थे, तो सोवियत संघ बार बार अपनी वीटो लगा देता था। और वीटो लगाने के बाद में बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके बीच में तनाव जो था वो बेसिकली उभर गया था। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद में सोवियत संघ ने हमेशा अमेरिका के विरुद्ध प्रचार किया, अमेरिका के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मीडिया, अपनी पब्लिक, उसके अंदर केवल अलग अलग ऐसे आर्टिकल्स छापे जिसके अंदर केवल उनको गलत ही दृष्टिकोण से दिखाया गया है। इसीलिए आपको ये याद रखना है।
इसके बाद में कोल्ड वॉर के कुछ फेजेस हैं, तो इस कोल्ड वॉर के फेजेस को आपको अच्छे तरीके से समझना है कि बुक के अंदर थोड़ा सा आपका डिफरेंट बताएगा। ये पहले की बुक के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आपको आपके लिए थोड़ी सी तब्दीली करूंगा मैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल पहला चरण जो है आपका 1900, पहला चरण में यहाँ पर 1 मिनट में इसको ना पहले वो कर देता हूँ, ब्लर कर देता हूँ पूरा, ताकि आपको ना ये ये बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आपको दिखे ही ना। इन कलर चला देते हैं, आपको ये नहीं देखना, इस पे तो चल ही नहीं रहा। चलेगा क्या इस पे? ये नहीं मानना आपको, ये वाला जो बीच में ये लिखा है ना, ये बिल्कुल नहीं मानना। मैं आपको बता दूं, आपको नहीं मानना। मैं हम आपके सामने जो लिखेंगे अभी इसके अंदर आपको केवल वही देखना है। हाँ, इसके अंदर जो पहला चरण है 1946 से कहेंगे 1949 तक। दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण है जो है 1949 से लेकर 53 तक है। तीसरा चरण जो आपकी बुक कह रही है, अब की बार की जो बुक आई है 1953 से 1962 तक, 62। चौथा जो चरण बन जाता है, ये ये तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ फेज जो है 1962 से लेकर 1971 तक है। फिफ्थ जो है 1971 से लेकर 89 सॉरी 79 तक है, 29 तक। और 79 से लेकर जो है आपका 89 तक। तो ये छठा हो जाएगा, ये वाला जो आपका छठा हो जाएगा 6। ये वाला जो टाइम हो जाएगा 7th या लास्ट इसको कहा गया, 7th या लास्ट इसको कहा गया। तो यहाँ पर ये 7 चरण आप लोगों के, इसमें इंपॉर्टेंट है पहला चरण, आप सभी को याद रखना है। पहला कोल्ड वॉर की कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, और मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि चरण का इसके अंदर अलग से ही है कॉन्सेप्ट। मैं इसके लिए आपको कहूँगा कि आप ये वाला जो इतना लिखा था मटेरियल इसको फॉलो मत करना। प्रीवियस वीडियो जब भी आप देखोगे, आप या कोल्ड वॉर के लिए वेट कर लो कल तक, क्योंकि एग्जाम में तो अभी आपके टाइम है, तो कल तक वेट कर लो। आपको कोल्ड वॉर लेकर आ जाऊंगा। इसमें मैंने देखो ये 6 के 6 चरण बता रखे हैं। पहला, जिसके पास नहीं है बच्चा यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेट या फिर विघटन होने के क्या कारण थे? तो सोवियत संघ के विघटन होने के कई कारण थे। जैसे फॉर एग्जांपल हथियारों की होड़ अधिक करना। सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी जनता का अधिकतर पैसा हथियारों को बनाने में या दूसरे देशों को अपने अंदर शामिल करने में खर्च कर दिया, इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरी चीज, पश्चिमी देशों का हाथ। 1971 में आप पढ़ोगे कि जर्मनी के 2 राज्य स्वीकार किए गए, एक पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी जो है वो काफी तेजी से विकास कर रहा था, लेकिन पूर्वी जर्मनी नहीं कर रहा था। जब दोनों के बीच में आवाजाही शुरू हुई, आपको पता है 1948 में एक तो नाकेबंदी हुई थी जर्मनी की, और 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। इस बर्लिन की दीवार के बाद में जर्मनी जो था उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, ये अलग ये अलग, यानी पूर्वी जर्मनी अलग और पश्चिमी जर्मनी अलग। ना इधर के लोग इधर आएंगे, ना इधर के लोग इधर जाएंगे। 1971 में एक सम्मेलन हुआ, यहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ के लोगों ने जब यहाँ जाना शुरू किया तो देखा यार यहाँ का तो लाइफस्टाइल हमारे देश से बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों को बहुत अधिकार मिले, हमारे देश के अंदर तो नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया, और पश्चिमी देशों ने भी इसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो एक पश्चिमी देशों का हाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा जब से सोवियत संघ का निर्माण हुआ 1917 से लेकर, सोवियत संघ में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया, और इस कम्युनिस्ट पार्टी के शासन इतना ज्यादा गंदा रहा, इतना भ्रष्टाचार रहा, इन्होंने लोगों के अधिकारों की बिल्कुल परवाह नहीं करी, इन्होंने सामूहिक रूप से कत्ल किया। इसीलिए 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 जो है सोवियत संघ का क्या किया, सोवियत संघ में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। जो भी विरोध स्वर उठते थे उनको दबाने की कोशिश की जाती थी, ध्यान रखना है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि भाई सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब इसके बाद में सोवियत संघ के विघटन के ये भी एक रीजन था। एक मिखाइल गोर्बाचेव की नीति आती है आपकी, तो 2 नीति याद रखना है आपको, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोट। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोट ये दोनों, क्योंकि अमेरिका जो है इससे ज़्यादा डेवलप हो रहा था, तो सोवियत संघ के अंतिम महासचिव गोर्बाचेव चाहते थे कि क्या हो भाई, सोवियत संघ भी डेवलप्ड करे, इसीलिए कुछ थोड़ा सा लोकतंत्र और खुलापन जिसे कहा गया और पुनर्संरचना ये किया जाए ताकि बाहरी इन्वेस्टमेंट आ सके। हिंदी में ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोइका को यही बोला जाता है, खुलापन और पुनर्संरचना बेसिकली। लेकिन क्या हुआ कि लोगों को इसमें क्या मिल गई, छूट मिल गई। भैया अब तो हम विघटन
सोवियत संघ का फिर लोगों ने विरोध कर दिया और सोवियत संघ का विघटन हो गया, बहुत जगह जगह आंदोलन होने लगे। अब इसका विघटन हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके क्या आपसे पूछे जाएंगे कि क्या परिणाम हुए, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, क्या परिणाम रहे। ध्यान रखना, नए राष्ट्रों का उदय हुआ जैसे रूस, बेलारूस, यूक्रेन। इसके अलावा जो अमेरिका सोवियत संघ को पछाड़ पाएगा नहीं, अभी विवाद का विषय नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व की नंबर 1 ताकतवर बन गया। शीत युद्ध का अंत हो गया, भारत चीन जैसे देश तेजी से उभरने लगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेररिज्म को बढ़ावा मिला और पर्यावरण कंसर्न तो वो भी होने लगा। अब सत्ता के नए केंद्रों के बारे में आपसे पूछा गया है, तो सत्ता के नए केंद्र जो हैं, देखो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए इतनी लंबी बना दी है, काफ़ी ज़्यादा। देखो मैंने सारे टॉपिक्स तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए, और ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों को मिल भी जाएंगे। जैसे ईयू वाला जो टॉपिक है, ये उभरती हुई महाशक्ति कैसे है, जो यूरोपियन यूनियन है, सारे के सारे टॉपिक आपके लिए तैयार है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, तो इसको अभी आप ना कर कर यहाँ तक कि मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी गला भी दर्द होने लगा बोलते बोलते। अब बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना इसके नीचे के, मैं आने वाली वीडियो एक और वीडियो बनाऊंगा, इसको यहीं से स्टार्ट करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं देखा है वो पहले इस वाली वीडियो को देखेंगे और फिर इसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर मैं आप क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अब दूसरी वीडियो से भी पढ़ना चाहें, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल जितने भी टॉपिक्स हैं उभरती हुई महाशक्ति के रूप में यूरोपियन यूनियन है, वो भी हमने अपलोड कर रखा है, तो वो मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उन प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए मैं लेकर भी आऊँगा, नई भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना क्या है, उभरती हुई महाशक्ति में आपको ये करना है, तो यूरोपियन यूनियन, चाइना भी कर लेना है आपको, और आप इन दोनों को स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। बाकी ये भी हम आपको करवाएंगे ही करवाएंगे कि कैसे ये एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाख प्लस व्यूज़ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वीडियो आप जरूर देखना, कि भारत की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, या विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, और भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। फॉरेन पॉलिसी नाम का एक PDF मिलेगा, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति, तो थ्योरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखो भारत की विदेश नीति का स्वरूप, सारे के सारे टॉपिक्स आप सभी के एक्सप्लेन कर रखे हैं, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्वेश्चन करके जाना है। इसके दो बेसिकली फैक्टर हैं, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। सेकंड, अगला आप सभी के लिए क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको ये भी करके जाना है, कौन कौन से सिद्धांत हैं ये भी आपके एक्सप्लेन किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्यों को बताना है। तो आपको इसमें नेम के क्या क्या उद्देश्य हैं, जैसे नेम होता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है क्या, इसके बारे में भी हमने बता रखा है आप सभी को। इसके उद्देश्य भी जो है इसी PDF में, इसकी वीडियोस भी जो आप लोगों के लिए अपलोड की जा चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इसके बाद में आप लोगों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब क्या है, प्रासंगिक हो गया है या इसकी क्या प्रासंगिकता है, इन दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कई बार। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में कैसे है, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति कैसे है। बाकी आप सर्च करोगे, लास्ट में आपको बस जो भी क्वेश्चन सर्च करना है, आपको एक ही काम करना है, बाय सोल सॉल्यूशन, या फिर आप कमेंट करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आ रहा है या मिल नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर भी शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। इसके अलावा अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, इस वीडियो से लाभ ले सकें। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखना है आपको, हिंदी में, दोनों भाषा में देखना है, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 1000 लोग उसमें जुड़ने वाले हैं, डिस्कशन वाले ग्रुप में 1000 लोग जुड़ने वाले हैं, और जो हमारा चैनल वाला ग्रुप है उसमें लगभग 1300 लोग होने वाले हैं। और साथ ही साथ में अगर आप लोग अब तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय